देश में हालात खराब हैं, सांप्रदायिक हिंसा के मामले जगह-जगह से सामने आ रहे हैं। राजनेता अपनी सियासी रोटी सेक रहे हैं और देखा जा रहा है कि खामियाज़ा भुगतना पड़ रहा है आम जनता को। आम जनता का हाल बेहाल है, सियासत कम नहीं हो रही है और देश पता नहीं किस दिशा की तरफ जा रहा है। दिशाहीन देश को दिशा दिखाने में किसी भी पार्टी का कोई योगदान नज़र नहीं आ रहा है। इस वक़्त जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उससे देखकर तो यही लगता है कि देश के लोगों की हालत बिल्कुल बेहाल है। सांप्रदायिक हिंसा के नाम पर सांप्रदायिक रंग देकर लोगों को अलग-अलग समुदायों में बाँट दिया गया है, 2 अलग-अलग खेमों में बाँट दिया गया है और हिंदू-मुस्लिम की लगातार जिस तरह से हिंदू-मुस्लिम करके जो ने नेता अपनी रोटियाँ सेकने का काम कर रहे हैं, उस पर आज बात करेंगे और इस खास चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी मेघा। मेघा, बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में और सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूँगा, सांप्रदायिक हिंसा, सांप्रदायिक रंग दे दिया गया है इस चीज़ को। जहांगीरपुरी में अवैध अतिक्रमण भी हटाया जाता है, उसको भी एक सांप्रदायिक रंग दे दिया गया है। लेकिन जिस तरह से नेताओं की ज़ुबानबाज़ी अभी तक कम होने का नाम नहीं ले रही है। असदुद्दीन ओवैसी से लेकर राज ठाकरे और कांग्रेस से लेकर के समाजवादी पार्टी, कोई भी इस रेस में पीछे रहने के लिए तैयार नहीं है। सबको रेस जीतनी है और सबको वोट पाने हैं। आखिरकार मैं सबसे बड़ा स्टेटमेंट आपसे यही लेना चाहूँगा कि इस तरह के हालात देश में पैदा करने में इन राजनेताओं का कितना बड़ा हाथ है? जी, बिल्कुल पूरा हाथ है यहाँ पर। जिस तरह से देखा जाता है कि जब भी ये मुद्दा हिंदू-मुस्लिम का उठता है, जी, तो इस पर हर राजनेता जो है वो अपनी राजनीतिक रोटी सेकने को बेताब रहते हैं। और इस बार जहांगीरपुरी में जिस तरह से हिंसा हुआ है, उस पर भी यही देखा जा रहा है कि अब राजनीति खेलनी शुरू हो चुकी है। यहाँ पर ओवैसी को लेकर देख लीजिए, जिस तरह के वो बयान दे रहे हैं, उनका यही कहना है कि यहाँ पर एक खास समुदाय के लोगों को दबाने की कोशिश की जा रही है, यहाँ पर मुसलमानों को दबाने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ पर बार-बार जो है एक खास धर्म को दबाने की कोशिश की जा रही है, ऐसा बोल-बोल के जो है वो हिंसा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अब बाकी के नेता भी है जो इसे हिंदू और मुस्लिम का एंगल देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये चीजें समझनी पड़ेगी कि ये जो हिंसा हुई है वो सोची-समझी साजिश थी। यहाँ जी, पर कुछ लोगों ने सोच समझकर जानबूझकर जो है ये हिंसा की है और इस हिंसे को एक हिंदू और मुस्लिम का एंगल देना गलत होगा, क्योंकि इससे बात और बिगड़ सकती है। तो मुझे लगता है यहाँ पर जिस तरह से बाकी की पार्टियां जो है स्टैंड तो ले रही है, लेकिन यहाँ पर जनता के हक में स्टैंड नहीं ले रही है। वो अपने लिए ही स्टैंड ले रही है कि आगे चलकर उनका जो राजनीति भविष्य है वो संवर सके, वो चमक सके, और सब उसी को चमकाने के पीछे लगे हुए हैं। सब उसको चमकाने के पीछे लगे हुए हैं। ऐसा देखा जा रहा है कि गरीब के घर के चूल्हे में आँच हो या ना हो, लेकिन गरीब की जलती झोपड़ी के ऊपर सियासी रोटी हर कोई सेक रहा है। उसकी गर्माहट से अपनी-अपनी सियासत चमकाने की कोशिश की जा रही है। सियासी उजाला फैलाया जा रहा है, लेकिन उस अंधेरे का क्या जो एक गरीब के घर में जा चुका है। ऐसा देखा जा रहा है कि जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी के बाद एक साध्वी प्राची हैं, जिन्होंने एक ऐसा बयान दिया। उन्होंने तो ये तक कह डाला है कि 4 धाम यात्रा में गैर हिंदुओं को के जाने पर रोक लगा देनी चाहिए। ऐसी ही एक मांग कुछ वक़्त पहले संत समाज के लोगों ने उठाई थी, जी। लेकिन यहाँ तो साध्वी प्राची ने मेघा सीधे तौर पर इस बात को टारगेट कर दिया कि गैर हिंदुओं को नहीं जाने देना चाहिए। आपको नहीं लगता कि ये कहीं न कहीं आज़ादी का जो अधिकार है, राइट टू फ्रीडम, उसका उल्लंघन किया जा रहा है, उसका हनन होता है अगर ऐसा होता है तो? जी। हालाँकि अभी उनके इस बयान का कोई मतलब नहीं बनता, कोई आधार नहीं है, लेकिन ये उस सोच को दर्शाता है कि हमारा देश किस दिशा में जा रहा है। जी, बिल्कुल, यहाँ पर जिस तरह से राजनेता जो है इस तरह के बयान देते हैं, उन्हें पहले 10 बार सोचना चाहिए जिस तरह की वो बयान देते हैं। यहाँ पर वो अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दे, आप जी। ये जो मुद्दा हुआ है इस पे ज़रूर दे, लेकिन सोच समझ के दे। जिस तरह से वो बयान दे रही है कि गैर हिंदुओं को नहीं जाना चाहिए, देखिए ये देश में जो संविधान है वो सबके लिए है, राइट्स जो दिए गए हैं वो सभी को एक समान दिए गए हैं कि यहाँ पर कोई भी कहीं भी आ जा सकता है, किसी भी स्टेट में जा सकता है, देश के किसी भी कोने में जा सकता है, कोई भी धर्म स्थल पर जा सकता है। अगर इस तरह के बयान आते हैं तो ऐसा देखने को मिल सकता है कि आगे चलकर हिंदू और मुस्लिम के बीच जो तनाव है वो और बढ़ सकता है, और इस तरह के बयान राजनेताओं को नहीं देना चाहिए जो अभी खुलकर इस मुद्दे पर देने की कोशिश की जा रही है, और इस मुद्दे को हिंदू और मुस्लिम का जो ये मुद्दा है उसे और भड़काने की कोशिश की जा रही है। हिंदू और मुस्लिम का जो ये मुद्दा है उसको और भड़काने की कोशिश की जा रही है और आखिरकार भड़काया भी क्यों ना जाए, क्योंकि आखिर देश की सियासी रोटी इसी पर चलती है। जब तक सियासत नहीं तो देश नहीं, ऐसा कहा जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो 1947 के बाद से अब के जो हालात बनने लगे हैं, ऐसा कहा जाता था कि भगत सिंह ने अपने आर्टिकल्स में कई बार इस जी। चीज का जिक्र किया है। मेगा भगत सिंह ने अपने आर्टिकल्स के, मैं कुछ देख रहा था तो जी, उन्होंने जी, अपने बिल्कुल। आर्टिकल्स में लिखा कि देश में जिस तरह से लाहौर दंगों का जिक्र एक बार उन्होंने किया था। उन्होंने कहा था जैसे जिस तरह से लाहौर दंगे हुए थे उसके सबसे बड़े
पहले जिम्मेदार कोई और नहीं, अंग्रेज थे। उन्होंने भारत के हिंदुओं को, भारत के मुसलमानों को बांटा और जिस तरह से कम्युनल वायलेंस करा दिया, क्या आपको नहीं लगता कि उसी तरह का कम्युनल वायलेंस आज के वक्त में देखने को मिल रहा है? आजादी के जी। इतने लंबे समय बाद भी जिस देश में आज भी हिंदू और मुसलमानों के मुद्दे को लेकर के लोग आपस में भिड़ जाते हैं, क्या आप उससे उम्मीद रखती हैं कि वो देश कभी विश्व गुरु बनने की राह पर चल सकता है? जी, जिस तरह से आपने भगत सिंह के आर्टिकल की बात की, वो आर्टिकल 100 साल पुरानी है, 100 साल पहले लिखी गई है, लेकिन एक-एक बात जो है वो अभी भी लागू होती है। जिस तरह से उन्होंने हिंदू और मुस्लिम के जी। हिंसा का वर्णन किया था, वो आज भी वही चीज़ हो रहा है देश में। कम्युनल राइट्स फैलाने की बात क जो है वो अभी भी हो रही है। उस वक़्त भी भगत सिंह ने कहा था कि यहाँ पर गिने-चुने जो नेता है, वो इस चीज़ की कोशिश करते हैं कि कम्युनल राइट हो, दंगे हो, ताकि वो अपनी राजनीति खेल सके, और अभी भी यही चीज़ हो रहा है। तो देखा जा रहा है कि 100 साल पहले भी जिस तरह के हालात थे, वो हालात अभी भी है। 100 साल में देश बिल्कुल नहीं बदला है, और ये मुद्दा जो है हिंदू और मुस्लिम का, ये भी नहीं बदला है। तो कहीं न कहीं अब इस पर चिंता की बात हो जाती है, क्योंकि देखिए अभी देश अभी कौन से दशा में हम लोग हैं, कौन से यहाँ पर 2022 का ये जो है साल चल रहा है, लेकिन फिर भी 100 साल पुरानी सोच जो है वो लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। उससे कहीं न कहीं खत्म करना पड़ेगा। और भगत सिंह ने एक बहुत अच्छी बात कही थी। उनका कहना था कि ये खत्म जो है युवा कर सकते हैं, युवाओं में वो बात है, और ये युवा जो है अब हिंदू मुस्लिम से ऊपर सोच रहे हैं। और मुझे लगता है आज 2022 के युवा भी कुछ ऐसे ही हैं, और वो भी अब हिंदू और मुस्लिम के मुद्दे से ऊपर उठकर अपने रोजगार की और अपने हक की बात कर रहे हैं, और देश के जो है प्रगति की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर युवाओं का बहुत बड़ा हाथ हो जाता है। अगर ये जिस तरह के हिंदू और मुस्लिम राइट्स हो रहे हैं, जिस तरह की हिंसा भड़काने की कोशिश की जा रही है, वहां पर अब युवाओं जो है वो आगे बढ़कर उन्हें आना पड़ेगा, और इन मुद्दों को रोकना पड़ेगा, और अपने हक की बात करनी पड़ेगी। अपने हक की बात करनी पड़ेगी, लेकिन आखिरकार कैसे हक की बात करेंगे, जी। किससे करेंगे? सरकार ऐसा लग रहा है जैसे कान बंद कर कर, आंख बंद कर कर बैठी है, कोई किसी की सुनने को तैयार नहीं है। विपक्ष अपने अपने मुद्दे इसलिए उठा रहा है क्योंकि उन्हें अगले चुनाव में वोट चाहिए। सरकार किसी की सुनना नहीं चाहती। रोजगार के मुद्दे पर, नौकरियों के मुद्दे पर, शिक्षा के मुद्दे पर ऐसे मुंह मोड़ लिया जाता है जैसे ऐसा मानिए कि कोई सुन ही नहीं रहा, कोई देख ही नहीं रहा है। लेकिन मेघा, आखिरी में आपसे सवाल लेना जरूर चाहूंगा कि आखिरकार ये 2 हफ्ते का स्टे जो इस वक्त लगा दिया है, इन 2 हफ्तों में क्या कुछ और देखने को मिल सकता है? क्या सरकार कहीं और भी कैंची चला सकती है अपने बुलडोजर की? जी देखिए, जिस तरह से कोर्ट का ये 2 हफ्ते का जो ये ऑर्डर आया है, ये इसलिए आया है ताकि यहाँ पर जहांगीरपुरी में जो अभी दहशत का माहौल है, जो तनाव है, जी। उसे थोड़ा कम किया जाए। क्योंकि देखिए शनिवार को हिंसा होती है और बुधवार को बुलडोजर चलने शुरू हो जाते हैं, तो कहीं न कहीं माहौल अभी भी खराब है। वहाँ पर प्रशासन इतनी पुख्ता है, वहाँ पर अभी भी काफ़ी पुलिस फोर्स जो है जहांगीरपुरी में है, तो लोगों में दहशत है, अभी भी वहाँ पर तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। कहीं न कहीं उस स्थिति को थोड़ा घटाने के लिए, तनाव को घटाने के लिए 2 हफ्ते का जो है वक़्त दिया गया है। तो मुझे लगता है इस 2 हफ्ते में मामले को थोड़ा ठंडा किया जाएगा, ताकि लोग जो है वो शांत हो जाए, उनका गुस्सा शांत हो जाए, और उसके बाद जो है इस पर सुनवाई की जाए। इस मामले पर सुनवाई की जाए। इन हालातों पर मुझे वसीम बरेलवी का एक शेर याद आता है। उन्होंने कहा था कि दरीचों तक चले आए तुम्हारे दौर के खतरे, और हम अपने घर से बाहर झांकने का हक भी खो बैठे। और इसी तरीके के हालात इस वक्त दिल्ली के जहांगीरपुरी में देखने को मिल रहे हैं कि कम्युनल राइट्स की वजह से अवैध अतिक्रमण को हटा दिया जाता है, और वहां पर सैकड़ों लोगों के रोजगार को छीन लिया जाता है, और ऐसा दिखाया जाता है कि सिर्फ अवैध निर्माण हटाया गया, बल्कि अभी भी कुछ लोगों के पास सबूत है इसके खिलाफ। बहरहाल ये तो देखने वाली बात होगी कि आने वाले वक्त में सुप्रीम कोर्ट जब इस मामले पर सुनवाई करेगा, उस वक्त सरकार का पक्ष लिया जाएगा या उन पीड़ितों का, जो अपने आप को पीड़ित बता रहे हैं, उन लोगों का पक्ष लिया जाएगा। लगातार जिस तरह से इस मुद्दे पर भी राजनीति खेली जा रही है, राजनीति हो रही है, कहीं ना कहीं ये राजनीति देश को भारी पड़ सकती है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SP9 न्यूज। नमस्कार।